अच्छा देखो सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा अब इसको नियरली कंप्लीट इसलिए कहा है कि इसमें कुछ डेटा भी इंसर्ट होने के लिए रह गया है ना, इस वजह से जब ये कंप्लीटली बेसिकली डेटा सब जगह पे इंसर्ट हो जाएगा उसको फुल ट्री कहते हैं, फुल बाइनरी ट्री। ये बेसिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो मैं पढ़ रहा था ये कि द बाइनरी ट्री binary heap data structure is an array object that we can view as a nearly complete binary tree as shown in the figure। अब देखें इसमें बिल्कुल इसी तरह इंसर्ट है। अगर अगला डेटा इंसर्ट होने के लिए आएगा ना तो यहाँ इंसर्ट होगा इसके अंदर, और अगला डेटा इंसर्ट होने के लिए आएगा तो यहाँ होगा, और उसका अगला वाला यहाँ होगा, इस तरह से इंसर्ट होगा। तो कहता है कि मैक्स हीप व्यू एज ए बाइनरी ट्री बी, ठीक है, बाइनरी ट्री में, एंड बी इज एन एरे, यानी इसका डेटा जो है वो इस एरे में, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल एरे। ये एक सीक्वेंशियल एरे में डेटा स्टोर हुआ है इस वाले हीप का। अच्छा अब ये हीप क्यों है, इसको हमने मैक्स हीप क्यों कहा है? मैक्स हीप इसलिए कहा है हमने कि जो पेरेंट होगा वो हमेशा अपने चाइल्ड से ज्यादा बड़ा डेटा रखता होगा, इसको मैक्स हीप कहते हैं हम। यानी अगर ये 16 है तो देखें इसके चाइल्ड के अंदर जो है छोटा डेटा मौजूद है, ठीक, बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता। इसी तरह इस ये अगर एक डेटा है तो इसके चाइल्ड बेस से छोटा डेटा है, ये अगर एक डेटा है तो उसके चाइल्ड बेस से छोटा डेटा है। तो ऑलवेज इसको मैक्स हीप का है, पेरेंट ऑलवेज ग्रेटर देन इस चाइल्ड, तो बेसिकली इट्स कॉल्ड मैक्स हीप। और इसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में यहाँ रखा हुआ है, ये पता होना जरूरी है ताकि एल्गो पढ़े तो समझ आए। क्या मतलब कि सबसे पहले नोड पे पेरेंट होता है, ये सारे लोगों ने पढ़ा हुआ होगा डेटा स्ट्रक्चर में, रिवाइज कर रहा हूँ मैं। और उसके एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 2i, ठीक है, और 2i + 1 ये फॉर्मूला है। आई अगर पेरेंट आई लोकेशन पे है तो ये इसका लेफ्ट नोड है और ये इसका राइट नोड है लोकेशन, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ, लेफ्ट नोड की लोकेशन हम 2i से निकालेंगे, राइट नोड की लोकेशन हम 2i + 1 से निकालेंगे। यानी अगर 16 एक पेरेंट नोड है तो 14 और 13 किस एरे लोकेशन पे जाएंगे, तो वो बताता ये है कि अगर पहला डेटा 16 है 1 लोकेशन पे तो इसका लेफ्ट जाएगा 2 × 1 2 लोकेशन पे, यानी 14 जाएगा 2 लोकेशन पे, और राइट नोड जो है इसका जाएगा 2 × i + 1, यानी 2 × 1 2 + 1 यानी 3 नोड। तो अगर मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे 7 एक पेरेंट नोड है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 7 एक पेरेंट नोड है जिसपे रखा हुआ है 3, ये भी तो किसी न किसी का पेरेंट होगा ना। इसके 2 चाइल्ड कहाँ होंगे, तो आप कहेंगे इसके 2 चाइल्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे अगर 7 है तो 2 × 7 यानी 14, 14 पे जाएगा इसका लेफ्ट और 15 पे जाएगा इसका राइट। चलिए बात समझ आ रही, 14 पे जाएगा इसका लेफ्ट और 15 पे जाएगा इसका राइट। तो ये इन्होंने यहाँ पे इसको 10 पे रखा है, 16 3 का तो लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर होता इस 7 लोकेशन का डेटा अगर होता तो ये इसका जो डेटा अगर रखते हैं हम कहीं पे तो ये 14 लोकेशन पे जाता है एरे में, जो कि अभी है ही नहीं है क्योंकि डेटा की लेंथ ही हमारे पास 10 तक है। ये बात समझ आ रही? तो इस तरह से हम डेटा को बेसिकली अरेंज करते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर। तो इसमें 2 बातें बताई मैंने आपको। एक बात तो ये बताई कि हीप सॉर्ट के लिए हमें बाइनरी हीप समझना जरूरी है। बाइनरी हीप जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, और हीप 2 तरह के होते हैं, मिन हीप, मैक्स हीप। मैक्स हीप वो होता है जिसमें पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा होता है, और मिन हीप वो होता है जिसमें पेरेंट अपने चाइल्ड से छोटा होता है, और एरे की सूरत में इसको इस तरह रखा जाता है, ठीक है, सिक्वेंशियल एरे में। इसको हम लिंक लिस्ट पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसको बेसिकली सिक्वेंशियल एरे में रखना ज्यादा फिजिबल होता है एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट। अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होता तो फिर लिंक लिस्ट ज्यादा सुटेबल होता है एज कम्पेयर टू सिक्वेंशियल एरे। अब ये सिक्वेंशियल एरे में कोई भी स्पेस खाली नहीं बचेगी अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो। ठीक हो गया, तो बात समझना थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपसे कहा जाएगा कि लो इसको सॉर्टिंग करो, तो सॉर्टिंग करने के लिए आप सबसे पहले इसकी हीप जनरेट करेंगे, हीप डेटा स्ट्रक्चर। तो वो हम यहाँ पे आज करेंगे। इसने यहाँ पे ये कहा है कि इन सिक्वेंशियल एरे, ठीक है, parent and their parent can form
चिल्ड्रन होगा, यहाँ पे गलती से लिख दिया, कैन बी फाउंड बाय गिविंग फॉर्मूला। अच्छा, पेरेंट एंड देयर पेरेंट, यानी पेरेंट और उसके पेरेंट इस तरह से निकाले जाते हैं। यानी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया था ना कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये वाली 5 लोकेशन है, तो 5 लोकेशन एक पेरेंट होगा, तो इसका चाइल्ड कहाँ होगा, तो कहेंगे चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड 10 पे होगा, इसका राइट चाइल्ड अगर है तो 11 पे होगा, लेकिन इसका राइट चाइल्ड तो देखिए है ही नहीं। 5 लोकेशन पे 7 है, 5 लोकेशन पे 7, इसका लेफ्ट चाइल्ड है 10 लोकेशन पे, राइट चाइल्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह पूछूं, यानी ये तो चाइल्ड निकालने का तरीका होगा, अगर मैं पूछूं कि 9 एक चाइल्ड है, और सुनना 9 एक चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन होगा, ठीक है, इसका पेरेंट कौन होगा। हमें पता है कि हर पेरेंट के 2 चाइल्ड होते हैं, अब ये भी नहीं पता कि ये लेफ्ट है या राइट है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास इसके पेरेंट हैं, वो पेरेंट निकालने का फॉर्मूला ये है कि अगर मैं पूछूं कि भाई इस लोकेशन का पेरेंट कौन है, तो उसका फॉर्मूला है i/2 फ्लोर फंक्शन। तो अगर मैं दोबारा से यहाँ जाऊँ तो आपके लिए, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि इस वक्त मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे इसको देखते हुए कि 5 लोकेशन का पेरेंट कौन है, तो आप कहेंगे 5 लोकेशन का पेरेंट निकालने के लिए फ्लोर फंक्शन 5/2, ठीक है, और मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ पेरेंट, इस लोकेशन यानी 5 के लिए निकाल रहा हूँ पेरेंट। तो ये आ जाएगा आपके पास कि 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5, ठीक, और इसका मतलब आ जाएगा जो फ्लोर फंक्शन, इसका मतलब है 2। तो 5 लोकेशन का जो पेरेंट है वो 2 है। अब देखें 5 लोकेशन का पेरेंट जो है वो क्या है, 5 लोकेशन। तो 5 लोकेशन का पेरेंट जो है, यानी ये जो 5 लोकेशन है, इसका पेरेंट अगर ढूंढा जाए तो 2 लोकेशन होगा, यानी इसका पेरेंट जो है वो ये वाला है, ये पेरेंट। तो देखें 5 लोकेशन ये है, इसका पेरेंट देखें कौन सा है, 2। तो हम इस फॉर्मूले से पेरेंट निकाल सकते हैं। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाया गया था, और ये सब रिवीजन के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन फाइंड एनी पेरेंट बाय यूजिंग i/2 फ्लोर फंक्शन, और वी कैन फाइंड एनी चाइल्ड। अगर पेरेंट दिया हुआ है तो चाइल्ड हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, और अगर हमें चाइल्ड दिया हुआ है तो हम पेरेंट इस मेथड से निकालेंगे। कहते हैं इन द मैक्स हीप, the max heap property is that for the every node I other than the root, parent is greater than the child। parent हमेशा मैक्स चाइल्ड में बड़ा होगा अपने चाइल्ड से। और ये मैंने कॉपी पेस्ट किया तो लिहाजा यहाँ लिखना भूल गया। ये बात हो रही है मीन हीप, मीन हीप की बात करूँ। मीन हीप में हमेशा पेरेंट जो है अपने चाइल्ड से छोटा होता है, दोनों कंप्लीट बाइनरी ट्री होते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है स्टोर किया जाता है। कहते हैं फॉर द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वी यूज, यानी नॉर्मली ऐसा होता है फॉर द हीप सॉर्ट एल्गोरिथम वी यूज मैक्स हीप। मीन हीप कॉमनली इम्प्लीमेंटेड प्रायोरिटी क्यू। अगर आपने प्रायोरिटी क्यू को इस्तेमाल करना है तो आप मीन हीप को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। Since a heap of the n element is based on the complete binary tree, its height is ln। इतनी जगह इस्तेमाल हो चुका है, हमें इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक ऐसी बाइनरी ट्री जो बैलेंस होके आगे की तरफ बढ़ रही हो, यानी एलिमेंट बराबर बराबर तकसीम होके डिवाइड होके आगे की तरफ जा रहे हो, ऐसी ट्री की जो डेप्थ होती है वो log n होती है। और इस वक्त क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही है तो log 2 ऑफ n होगी, n नंबर ऑफ नोड्स होंगे। यानी अगर आपके पास अगर आपके पास 16 नोड हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 डेप्थ मिलेगी। और अगर आपके पास 128 नोड हैं, log ऑफ 128 बेस 2 चल रहा है ना, अगर 128 नोड हैं, 128 नोड हैं, तो डेप्थ जाएगी सिर्फ 7। सही है बात समझ रही? तो कह रहे हैं ये बहुत जो मर्ज सॉर्ट में यही हुआ था। तो कहते हैं सिंस a heap n element is based on the complete binary tree, its height is theta of log n। इसकी हाइट के एल्गोरिथम यानी जो वो है ये इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। ये कहता है कि the following are the key algorithm for the implementation of the heap sort। अगर हमें heap sort implement करना है तो उससे हमें इन एल्गोरिथम को मिला के जो है वो heap sort जो है वो बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम बनाएंगे max heapify। max heapify produces which run by log n। ये तो फिर हम बाद में पढ़ ही लेंगे।
मैक हीपिफाई का मतलब ये है कि आपको जो डेटा दिया जाए उससे पहले आप हीपिफाई कर लें हीप सॉर्ट गिवन, फिर आप कहेंगे बिल्ड हीप, ठीक है, यानी मैक्स हीपिफाई फिर है बिल्ड हीप। बिल्ड हीप का मतलब ये है, सॉरी मैं गलत है, कि पहली दफा जब आपको डेटा दिया जाएगा तो आप बिल्ड हीप लगा के जो है वो अपनी हीप मैक्स हीप जनरेट करेंगे, ये एक दफा कॉल होगा। उसके बाद आप बार बार जो है मैक्स हीपिफाई को इस्तेमाल करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा, उसके बाद और फर्स्ट टाइम ये कॉल होगा और इसके अंदर भी ये वाला एल्गोरिथम यूज हो रहा होगा मैक्स हीपिफाई का। तो बिल्ड हीप के अंदर जो है वो सबसे पहले कॉल होगा, यानी मिसाल देता हूँ मैं आपको, कहता हूँ कि सॉर्टिंग करो, मिसाल है मैं समझाऊँ यहाँ पे, तो कहता है कि ये डेटा आपको दिया हुआ है और इसकी सॉर्टिंग करनी है आपने, मिसाल के तौर पर 2 6 8 9 11 1, इसको सॉर्ट करना है। तो आप कहेंगे सबसे पहले मैं इसको हीप बना लूँ, हीप बनाने के लिए आप बिल्ड हीप कॉल करेंगे। बिल्ड हीप के अंदर अभी आप देखेंगे तो मैक्स हीपिफाई कॉल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हीप बना लेंगे, जब हीप बनाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि हमें तो नहीं पता ना इसमें आगे 11 है, हम डेटा 1 बाय 1 पिक करते हैं, पहले 2 पिक करेंगे, फिर ये पिक करेंगे, इसको लेफ्ट पे लगाएंगे, लेफ्ट पे लगा तो देंगे जो कि 6 है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इन दोनों को स्वैप करना पड़ेगा हमें। तो आप कहेंगे कि 6 यहाँ आना चाहिए, 2 यहाँ आना चाहिए, और इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है? और उसके बाद जब ये दोनों अप्लाई हो जाए तो उसके बाद फिर मैं हीप सॉर्ट जो है वो अप्लाई करूँ, और हीप सॉर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log है। ये बात समझ आ रही? तो यहाँ तक रखते हैं हम इसको, अगली क्लास में हम इसका पहला एल्गोरिथम, इसके जो 2 एल्गोरिथम है शुरू के, मैक्स हीपिफाई और बिल्ड हीप, वो दोनों हम पढ़ेंगे। ये मैक्स हीपिफाई का एल्गोरिथम है, ठीक है, तो समझाने में तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, तो ज़्यादा टाइम हो गया तो हम इसको भी यहाँ पे ब्रेक करते हैं और अटेंडेंस लेते हैं। उसके बाद फिर आपको ये वाले एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास 24 को है, कल तो ईद नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ दे देते हैं क्लास, ईद नहीं होगी ताकि हम ये कोर्स कंप्लीट होकर बताएं। आप पूरे क्लासरूम में अपनी राय दे दीजिएगा कि अगर 25 को ईद होती है तो हम क्लास ले लें या नहीं लें। अटेंडेंस लगा दें, यहाँ पे अटेंडेंस लगा दें। सर ये लास्ट बात रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आई, आवाज़ कट रही थी। हाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अगली क्लास हमारी 24 को है और प्रॉब्ली ईद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ईद नहीं है तो क्लास हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है ये बता दें, अभी नहीं बताएं, अटेंडेंस के बाद बताइए। 1 मिनट रह गए, बंद हो जाएगा। आप गूगल क्लासरूम पे अपनी राय दे दें कि अगर अगली क्लास 24 को है और ईद नहीं है तो क्लास होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ऑफ दिया हुआ होगा क्योंकि 22 से या 23 से ऑफ हो जाएगा। हो गए सारे स्टूडेंट? तकरीबन यहाँ पर हमारे पास 11 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ सही बोल हो गया, ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलो फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस। आपने वॉइस इज नॉट क्लियर, तो बात नहीं, तो क्लास वैसे ही खत्म होगी। मैं पूछ रहा हूँ कि गूगल क्लासरूम में नेक्स्ट क्लास on 24 5 2020। चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।